हमारे बीच आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी पधार चुके हैं और हम उन्हें आगे जो हमारे प्रश्न है उन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो पहले गोपाल कृष्ण जी का परिचय कराना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी है और इसके अलावा में कई सफल पुस्तकें भी आपने लिखी हैं और मोदी सरकार की फाइनेंसिंग कमेटी में भी आप एडवाइजर हैं। कई सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनमें आपका हमेशा से योगदान रहता है। सरकार नए लेबर कोड को भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया मान के चल रही है और शिशिर जी ने पहले भी कहा था कि हेडलाइंस तो बड़ी बड़ी बन जाती है कि ऐतिहासिक कानून आए हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर कैसे उतरेंगे और कैसे इनका इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा मैं एक प्रश्न में एक और जोड़ना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने तो ये कानून ले लिया, अब राज्य सरकारों का समन्वय कैसे होगा? जैसे राजस्थान में अभी एक मुद्दा उठ रहा है और मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा उठ रहा है, तो राज्य सरकारों का समन्वय और मोदी सरकार की जो नीति है जो ग्राउंड पर कैसे आएंगी, एक बार इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। धन्यवाद राज्यपाल जी। पॉलिसी वॉच के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो लेट हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन देखा नहीं, हिमाचल भवन में मैं पहुंच गया था तो मैंने सोचा कि वहां बाद में देखा कि हरियाणा भवन में, तो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर शिशिर जी को तो वैसे मैं सुनता रहता हूँ टीवी पे भी और भी जगहों पे हम कार्यक्रमों में साथ में रहे, यहाँ सुनने का उनका मौका चूक गया मैं। कैलाश चंद्र जी आप अभिनंदन। अतुल शर्मा जी आप बोल चुके हैं क्या? नहीं। अच्छा, सरोजा जी आपको भी हम यहाँ पे सुनेंगे। देखिए राज्यपाल जी ने दो बात मुझे बताई है। कोर्ट के ऊपर काफी डिटेल में सब चीजें सब पब्लिक डोमेन में भी है और आपने भी बहुत अच्छी तरह से रख दिया है और जिस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ ने इसका स्वागत किया है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद इसके ऊपर कोई इस बात में आशंका नहीं रहनी चाहिए कि ये लेबर कोड जो कुछ लोग नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेबर कोड है वह केवल प्रो इंडस्ट्री है और उसमें कहीं ना कहीं लेबर को के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सबवर्ट किया गया है, इसलिए वह ऐसी कोई बात नहीं है। फार्म लॉज जरूर आपने अच्छी बात कही कि फार्म लॉज बहुत अच्छे थे, इतने प्रयास और इतने उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट के लिए बहुत अच्छी तरह से उनके प्रावधान थे, लेकिन उसका एक नैरेटिव, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में नैरेटिव्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान चल रहा है और वो नैरेटिव्स केवल भारत में ही नहीं ग्लोबल लेवल पे भी उन नैरेटिव्स को उठा के कहीं एंटी इंडिया इंटरेस्ट के ऊपर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके कारण सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा। तो इस बार बहुत अच्छी तरह से इसमें कोर्ट तो कई बार बहुत दिनों से लगभग 1999 में यह जो कमेटी थी उसने रिकमेंड कर दिया, उसके बाद 2019 और 20 में इनको एक्ट के रूप में लागू कर दिया गया था, पास कर दिया गया था और अब 2025 में इसका नोटिफिकेशन आ गया, तो एम्पल टाइम था लोगों को इसके प्रावधान को समझने के लिए। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री के साथ हम बहुत काम करते हैं, खासकर एमएसएमई के लिए। अब ग्लोबल लेवल पे अगर हमें भारत को वैश्विक स्तर पे विश्व गुरु और इकोनॉमिकली सुपर पावर बनना है, जब बात करते हैं कि विकसित भारत खड़ा करना है या विश्व गुरु की बात हम सोचते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक्स पावर बने बगैर कोई किसी तरह से कोई किसी की बात मानने वाला नहीं। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्राइव्स एवरीथिंग और भारत को इकोनॉमिक पावर बनना बहुत आवश्यक था। उसके लिए दो चैलेंजेस हमारे सामने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही और एक इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत बड़ी इकोनॉमी का बहुत पोर्शन था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे लेबर में, इकोनॉमी में सभी तरह से काम कर रहा था, उसको भी रेगुलेट करना है। जीएसटी ने एक बहुत बड़ा एक तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ लाने का काम इंडस्ट्री एमएसएमई को किया है, जिसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि अल्टीमेटली
अगर फॉर्मलाइज सेक्टर के तरफ अगर ध्यान सरकार करती है, उसकी कंप्लायंसेस को कम करती है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, तो इंडस्ट्री और जो कि स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रहते हैं वो लोग उसको ज्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो लेबर का इंटरेस्ट और इंडस्ट्री का इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट तभी होगा जब तीनों को बैलेंस तरीके से उन चीजों को ध्यान में रखा जाए, और उसको यहाँ पे रखा गया है। एक बात मैं यहाँ पे ओपनिंग रिमार्क में और कहना चाहता हूँ कि जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार को बहुत काम करना है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केवल सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर की केवल नौकरियों से काम नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। ये बेसिक मान के चलते हैं फंडामेंटली हम लोग, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा रोल है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी एमएसएमई, छोटे लोगों, छोटे बिजनेसेस का, तो उसके लिए कंप्लायंसेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। तो इसका फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक एनोमली मुझे लगता है हमारे देश में शुरू से चली आ रही है। वो एनोमली ये है कि 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल, लेबर और लैंड। अब हमारे यहाँ पे क्योंकि कैपिटल की शॉर्टेज है देश में, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज में हमने देखा कि कैपिटल हैज गेन मोर इंपॉर्टेंस इन द ओवरऑल सिनेरियो, और जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड लैंड, जो कि ऑल्सो पार्टनर है इन द होल इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। लेबर के लिए केवल वेजेस मिल गए, लैंड में एक्विजिशन, एग्रीकल्चर लैंड है तो एक्विजिशन हो गई, आपका एक्विजिशन का हो गया, आपका काम खत्म है। तो ओवर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल हैज क्रिएटेड सर्टन एनोमलीज। रिस्क वो लेते हैं, लेकिन रिस्क तो बाकी भी है, लेबर का भी है। तो ये धीरे धीरे हमारी थॉट प्रोसेस में इस बात को हम लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर एंड agriculturist in manufacturing sector as a partner in the development has to be more focused। तो अगर इस चीज को हम नैरेटिव को साथ लेके चलें, क्योंकि इस नए कोड में एक तो कोड तो बन गया, लेकिन रूल्स में बहुत डेलीगेशन ऑफ रेगुलेशन बहुत ज्यादा, और ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया कि एक बार बन गया आप फिर वापस पार्लियामेंट में जाएंगे तभी उसको चेंज करेंगे, और फिर वो बात। और कॉन्करेंट लिस्ट में तो इतने सारे स्टेट के 200 लॉज हैं, सेंटर के 40 लॉज, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो गाइडिंग प्रिंसिपल है, कई स्टेट्स ने तो फिर जब ये डिले हो रहा था, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, वहां काम करता हूँ, तो उन्होंने तो अपने निकाल दिया। आपने राजस्थान की बात की थी तो कॉन्करेंट लिस्ट में तो सेंटर का तो एक तो गाइडिंग रोल रहता है, वो बात भी ध्यान में रखते। तो जो इस चीज को, जो रेगुलेशंस को रूल्स के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी है, तो अब बार बार पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ेगा। जितना हम लोग इस नैरेटिव को स्ट्रांगली खड़ा करेंगे, तो मैं तो सोचता हूँ आज ये बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इस चीज, इन फैक्टर्स को हम और फोकस करें कि कैसे लेबर शुड बिकम इन एडिशन। ओनली डोंट थिंक ऑफ दैट दे विल गेट द वेजेस, but they should also get partnership, how they should share more in the profits of the business। इसको हम कैसे इस नैरेटिव को खड़ा करेंगे, तो हम लोग सरकार के लिए भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करके काम कर सकते हैं। तो ये बात है। दूसरी एक और बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हर बात में सरकार की सब लोग कहते हैं, कई पॉलिसीज नैरेटिव जब हम भी काम करते हैं, अरे पॉलिसी, लोग कहते हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है बट इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो अभी एक प्रोग्राम में मैं गया था, वहां पे एक डिस्कशन में क्वेश्चन भी आया था कि भाई ये वाली बात लोगों ने कही कि भाई आपकी कल्चरल इकोनॉमी वगैरह के कार्यक्रम पे हम कर रहे थे, उस पर काफी काम कर रहे, तो ये तो उसमें भी बॉटम अप अप्रोच की मैंने बात की कि भाई एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरीका है कि आप जीडीपी ग्रो करिए, इकोनॉमी को ग्रो करिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल करिए, वेलफेयर की स्कीम्स लाइए, और आप इक्विटी इन द इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से वेलफेयर स्कीम्स लेके आएंगे, एम्पावरमेंट की बात करेंगे, एंटाइटलमेंट की बात करेंगे। वो करते हुए ट्रिकल डाउन इफेक्ट से इकोनॉमी में ग्रोथ सब सेक्टर्स में जाएगा।
लेकिन हमने कहा कि वी हैव टू वर्क फॉर बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच में जैसे अब इसमें ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे हैं, तो कल्चरल इकोनॉमी में हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज और ये सब चीजें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत में जो कि रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में बहुत तरीके से काम कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे लेबर काम करते हैं, लोग काम करते हैं, उन लोगों को कैसे एम्पावर करें, तो उसके ऊपर भी हमें बहुत फोकस करना है कि हमारी इकोनॉमी का फोकस बॉटम अप अप्रोच होगा तो भारत के लिए डेवलपमेंट का जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की एक समस्या है उसके लिए भी बहुत तरीके से काम होगा। तो इन 2-3 फैक्टर्स को मुझे लगता है कि हम लोग आगे लेके चलेंगे। इसमें कई सारी जो चीजें, उन लोगों चीजों को तो हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। एक और इनिशिएटिव है सरकार का जिसके ऊपर हम लोग तो बहुत फोकस कर रहे हैं, जो है ई श्रम कार्ड। जैसे हम पहले यूटीआई कार्ड बना था, आधार कार्ड बना था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल एक तरीके से हुआ पूरे देश में, सब लोगों का आधार कार्ड नंबर हो गया। फिर धीरे धीरे उसमें सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को जोड़ते गए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वो काफी अच्छा इफेक्टिव गवर्नेंस का एक मॉडल बन गया आधार कार्ड। वैसे अभी हमारी सरकार फोकस कर रही है ई श्रम कार्ड पे। मैसिव एफर्ट चल रहा है कि लोग, अभी कई लोग हम जैसे ई श्रम कार्ड में रजिस्टर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं। हम नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में काम करते हैं, तो बहुत सारे कैंप्स वगैरह लगा के लोगों को कह रहे हैं ई श्रम कार्ड बनाओ, और धीरे धीरे उसके साथ जो 18 छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उसमें लेबर को उसमें ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जब ये मैसिव डेटाबेस बन जाएगा ई श्रम कार्ड का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर वगैरह का, तो उसके बाद सरकार बहुत सारी स्कीम्स वगैरह को लाना चाहती है, चाहे उसको स्किल डेवलपमेंट के लोग हो या उनको फाइनेंसिंग की बात हो, उनको मार्केट एक्सेस देना हो, ओएनडीसी के माध्यम से, जेम के माध्यम से, जीआई टैगिंग के माध्यम से। तो यह सब चीजें, बहुत सारी चीजें जिनका 360 डिग्री एफर्ट के साथ हमें देखना चाहिए। लेबर कोड उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करने का एक स्टेप है, और इन चीजों को यह मान के चलना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कॉम्पिटिटिव करना है। केवल हम एफटीएस है, कई लोग सोचते हैं कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, यूएस से कर लिया, चाइना से कर लिया, उससे कर लिया, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा और वो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारा जापान और कोरिया के साथ इतने सालों से एफटीए एग्रीमेंट साइन हुआ है, कुछ भी फायदा, कोई ट्रेड बढ़ गया? जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खासकर एमएसएमई सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, और ग्लोबली कंपटीशन के लिए कंप्लायंस कॉस्ट कम नहीं होगी, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम रूल्स रेगुलेशंस को उसके हिसाब से नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। अभी मैं पीएसयूज वगैरह में काम करता हूँ, हम तो देख रहे हैं मेरा 4था-5वां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब फिक्स टर्म वाली बात को हम रेगुलराइज करते हैं, लॉ में लाते हैं, अदरवाइज साइड ट्रैक करके लोग काम करते हैं। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है कि बहुत आगे लेके इस काम को बढ़ाएंगे। आज के डेट पे ये जो सेमिनार है, इसमें मुझे लगता है कि हमें ये 2-3 बातें ध्यान में रखते हुए कि लोगों को प्रमोट करें कि ई श्रम कार्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को ध्यान में रखें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इस नैरेटिव्स को कैसे हम लोग बढ़ा के सकते हैं कि लेबर इज ए पार्टनर इन द मैन्युफैक्चरिंग से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स out of 3 factors, so how it can become a partner in share, how it can share in more and more in the profits of the company, तो उससे ये बहुत अच्छा रहेगा और कंप्लायंस कॉस्ट तो कम होगी। तो इसी के साथ मैं एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो ILO, इंडिया इज ए फाउंडर ऑफ, टेमरी जी के साथ मेरा काफी संपर्क रहा, बहुत ज्यादा, वहां इधर बहुत आते थे, काफी उनके साथ काम भी किया है।
तो वो आईएलओ के फाउंडर मेंबर भी थे, वो तो बहुत आईएलओ की बात करते थे। उसके साथ कुछ प्रोविजंस अभी भी है जो हमारे लेबर लॉज के साथ अलाइन आईएलओ के प्रोविजंस के साथ नहीं हुए, उनको भी वर्कआउट करके अगर राज्यपाल जी अपने आगे बढ़ सकते हैं तो आपका जो पॉलिसी इंटरवेंशन है इस लेवल पे आईएलओ के साथ जो अलाइन नहीं हुए वो चीजें देख सकते हैं। दूसरा हमारे जो मैंने दो बातें की और लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को भी ओपनिंग दिमाग को समाप्त करूंगा कि जो फिक्स टर्म वाला जो है उसमें जो रिन्यूअल हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों को कि देयर हैज टू नंबर ऑफ रिन्यूअल्स। यूनिवर्सिटी के भी देखता हूं मैं, लेबर की बात नहीं है, वो गेस्ट लेक्चर को लोग 20-20 30 साल से बेचारे गेस्ट लेक्चर या एसोसिएट एडॉक करके चले जा रहे हैं, हर साल उनको 2 महीने का ब्रेक दे देते हैं, फिर रिन्यूअल और फिक्स टर्म में ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर भी अगर हम नंबर ऑफ उस पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हमारा इनपुट रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गीग बर्गर की बात यहाँ पर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर युवा भी बैठे हुए हैं और युवाओं की रोज की जिंदगी में गीग बर्गर का रोल है। आप खाने से लेकर के आप कहीं ऑफिस जाना है तो रैपिडो और उबर पर निर्भर रहते हैं, तो इसको लेकर के सरकार ने इसमें सोचा है, इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखिए, ये इम्प्लीमेंटेशन के सब लोग यहाँ पे कंसेंसस में है ना कि लेबर कोड सही है, इशू इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी तो कई बार अपोजिशन वाले भी ये अब बाद में अभी भी आरोप लगाते हैं कि भाई आप तो हमारी स्कीम्स को ही उन्हीं को नाम बदल बदल के चला रहे हैं। आप पूरा फोकस आप देखिए, इम्प्लीमेंटेशन को इम्पोर्टेंट तरीके से काम किया है। उसके अंदर सारी स्कीम्स में अगर मार्क डिफरेंस है उसकी परफॉर्मेंस उसके पहले के 60 साल की आप ले लीजिए, 60-65 साल 70 साल की, और उसके बाद 10 साल की आप ले लीजिए, देयर इज अ मार्क डिफरेंस। उसका एक ये कारण है, मैं कई जगह बोलता हूँ कि देयर इज अ स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हैं तो उस स्कीम्स में आप आइडेंटिफाई करिए कि हु आर द स्टेक होल्डर्स इन दैट स्कीम और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिए। चाहे आईबीसी को देख लीजिए और भी जो लीकेजेस और उसको देख लीजिए। अब जीएसटी में आपने बताया, बट आई हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि जीएसटी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसमें कुछ लोग हैं गड़बड़ आज की डेट में कर रहा है सर। आई एम टॉकिंग अबाउट 17 18 18 हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टिंग में दिक्कत फेज वाइज हो जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन करना है। हर कोई कह रहा था कि करप्शन है, सरकारी स्कीम्स में करप्शन है, कलेक्शन में पैसा लोग देते हैं सरकार तक नहीं जाता। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है और उसमें उसके बाद उस सॉल्यूशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस टेक्निकल सॉल्यूशंस के साथ इंटीग्रेट करना। जनधन अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं हम कि बैंक अकाउंट खोला गया, आधार को जैम ट्रिनिटी को लेके आई सरकार कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेके आना है और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार की वेलफेयर स्कीम है, बैंक्स हैं या जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको उसके साथ उस टेक्निकल सॉल्यूशन के साथ उसको इंटीग्रेट किया और उसके बाद फिर उसके साथ अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके वो आगे लेके गए और फिर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाई गई कि आप जब पहली बार 2014 में कहा कि 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट है और हमने टारगेट रखा था कि 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोलेंगे, लोगों ने कहा इतना 60-70 साल में 2.5 करोड़ हुए और अब 7.5 की बात है, आज 55 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए। उज्ज्वला योजना, सभी योजनाओं में देख लीजिए, आयुष्मान भारत में या प्रधानमंत्री आवास योजना में आज 4.5 करोड़ से ऊपर घर बन गए, 35 लाख घर बने हुए थे। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डेटा के साथ लेके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तो जब मैंने आपको कहा कि ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, उसका बहुत बड़ा एक तरीके से, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों का पूरा डेटा कलेक्ट करके उनको प्रॉपर ई कार्ड दिए जा रहे हैं, उनका नंबर है, उसका डेटा
सरकार के पास कलेक्ट हो रहा है वो किस सेक्टर में आइडेंटिफाई हैं करते हैं, वो किस सेक्टर में काम करते हैं और 18 सेक्टर्स के अंदर कैसे उनको टेक स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो उस तरह का एक तरीके से काम करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस रख के काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कई लोग इम्प्लीमेंटेशन, जो पहले आपने भी पूछा था, मैंने बोलना रह गया था कि इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी, इसको डिफरेंशिएट करना हम छोड़ दें। अगर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम करके तो वो पॉलिसी में ही कहीं ना कहीं फ्लॉ है, इसीलिए वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी और उसको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के साथ टारगेट लगा के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के अनुसार काम करके आगे सरकार लेके जाएगी। और जो है कि स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग करते हुए आगे बढ़ना है। तो जिस तरह भी, इसीलिए इसमें एक स्कोप भी रखा है कि रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे और उसमें अगर रूल्स रेगुलेशन में जो सजेशंस आएंगे वो उसको पूरी तरह से सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। और दूसरी चीज़, जो ऐसी पॉलिसी प्लेटफॉर्म से, इनके लिए मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब सरकार ने कोई पॉलिसी बना दी और उसको अनाउंस कर दिया और उसके बाद फिर सब लोग जागते हैं कि भाई इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है, तो तब तक सरकार एक पोजीशन ले चुकी होती है। तो एक सरकार का भी एक स्टेटस सिंबल की तरह हो जाता है कि भाई उसमें बैक ट्रैक कैसे किया जाए। तो इसलिए एडवांस तरीके में जब अभी रूल्स आएंगे पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे, उस समय हम लोग ज़्यादा एक्टिवली उन चीज़ों को कर देंगे। तब तक सरकार एक कोई ईगोइस्टिक या कोई एक आइडेंटिफाइड पोजीशन नहीं लेती है, तो तब तक उसको आराम है चेंज करने के लिए, तो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सिनेरियो बहुत बदल गया है, ग्लोबल कंपटीशन हमारे सामने है और इसकी आवश्यकता है, तो इसको देखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और कई, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की यहाँ पे बात हुई, तो कोविड के टाइम में तो एग्जिस्टिंग पूरी तरह फेलियर ही हुआ है, तो इसमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काफ़ी बात है। और मैं तो कई बार लेबर यूनियंस वगैरह के लिए बात करता हूँ कि दे आर ओनली फोकसिंग ऑन ओनली 7 to 8 लेस देन 10% ऑफ उसी के हित में जिसको नौकरी मिल गई है, तो वो उसी का अगर इंटरेस्ट हम देखेंगे तो जो 90% लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों का हित अगर उससे कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो चैलेंज आ रहा है, तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा देखना है। अल्टीमेटली इकोनॉमिक डिसीजंस में तो बार्गेन ही होता है, कुछ ना कुछ तो वो होता ही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, ऑप्शंस में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट वी हैव टू वर्क फॉरवर्ड। और अब ये जो आपने कहा कि ये जो इंस्पेक्टर राज है, ये तो डबल एडेड स्वॉर्ड है। कंप्लायंस बढ़ाओगे तो हैरासमेंट होगा, उसके पावर कम करोगे तो ये वो फेलियर ऑफ रेगुलेशंस होगा। बट क्रिमिनल लॉ में भी आपने खुद ही बता दिया कि भाई चाहे मतलब तो प्ली बार्गेनिंग और ये सब चीज़ें आ रही हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिसके माध्यम से इंडस्ट्री भी आगे बढ़ी। और अगर आप बहुत मुश्किल काम कर देंगे तो इंडस्ट्री जो कि स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, वो कहेगा कि भाई हमें क्यों झंझट में पड़ना। आज बहुत बड़ा इंडस्ट्री के लोग हैं जो भारत से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है सरकार के लिए कि भाई बाहर क्यों। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कंप्लायंस करके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कर देंगे, रूल्स रेगुलेशन कर देंगे, सोशलिस्ट व्यू, कई बार एक्सट्रीम सोशलिज्म के माध्यम से अगर आप सोशलिस्ट व्यू लेके चलेंगे तो वो अपने आप में किसी उनके भी बेनिफिट में नहीं होगा जो जिनकी बेनिफिट की हम बात करते हैं। भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उनके लिए तो नियोक्ता ही उनका भगवान होता है। उनको ना ही लेबर कानून के बारे में पता है, ना ही कोई इस कोड के बारे में पता है, संहिता के बारे में पता है। तो उनको जागरूक बनाने के लिए इन कोड में क्या प्रावधान दिए गए हैं? देखिए, इस कोड में तो ऐसा कोई अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रावधान ऐसा इसमें कम्युनिकेशन का नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक गवर्नेंस की फिलॉसफी में एक चीज और बताता हूं
कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपने सुने होंगे, आकांक्षी जिले सरकार ने आइडेंटिफाई किए और 7 स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया था, वेलफेयर की स्कीम्स को, कि 115 आकांक्षी जिलों में आइडेंटिफाई करके कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको अपने क्षेत्र में जो लोग एलिजिबल हैं उन स्कीम्स के, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी एलिजिबल है और जो है उनको आइडेंटिफाई करके उन स्कीम से जोड़ के आपको 100% सैचुरेशन उन स्कीम्स के साथ करना है। ये बड़ा इफेक्टिवली काम हुआ था। उसके कारण जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे 115, उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का जो वेलफेयर का था, सरकार बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर पाई। और इसको हम कहते हैं पुश मॉडल वर्सेस पुल मॉडल। पहले क्या होता था, सरकार स्कीम को अनाउंस कर देती थी और ऑफिसर अपने कमरे में घर पे बैठे हुए, और पहले तो मुझे उस योजना, अगर मैं लाभकारी उस योजना का हूं या इवन लोन का, सभी तरह की योजनाएं, केवल वेलफेयर की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी योजनाएं जैसे ये सब बात कर, तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो पहले तो मुझे जानकारी इकट्ठी करनी है। जानकारी हो गई तो वो क्या डॉक्यूमेंटेशन करने, जो इलिटरेट और बहुत सारे लोअर तबके के लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन को कहाँ सबमिट करना है वो नहीं पता, उसके बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा के, उसके बाद करप्शन भी एक एंगल होता था। तो ये था पुल मॉडल कि यू हैव टू पुल द स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड गेट द बेनिफिट, अटैच योरसेल्फ टू दैट बेनिफिट। अब हमने पुश मॉडल पे फोकस किया है, पुश द स्कीम्स, और कलेक्टर को जिम्मेदार देते हैं कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में 100% सैचुरेशन लाना, और उसी का ये 7 स्कीम्स का आइडेंटिफाई करके हर एलिजिबल व्यक्ति को, तो एक तो सरकारी लेवल पे, पार्टी के लेवल पे भी ये बहुत काम हो रहा है। हम लोग खुद भी काफी कैंप, मैं 25 कैंप लगा चुका हूं, जैसे ई श्रम कार्ड की बात अपने ही गौतम बुद्ध नगर में, ऐसे सब लोगों को जिम्मेदारी दी है कि यू हैव टू गो टू द पीपुल। संघ भी कर रहा है ये जो वो स्किल वो डेवलपमेंट का वो एक पर्टिकुलर स्कीम उन्होंने की है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबी भारत। तो ये तो सोशल एंगल, अभी बहुत सारे प्रावधान होते हैं जो एमएसएमई सेक्टर्स के, तो एमएसएमई के पास में जाता हूं, उसके लिए इतने सारे स्कीम्स लेके आए, जेम है, ओएनडीसी है, कर समाधान है, कर समाधान स्कीम है, जो लोन के स्कीम्स है, कोलेटरल फ्री लोन है, उन सबको भी नहीं पता। तो ये केवल लोअर तबके की बात नहीं है, उनको स्कीम्स की पता नहीं। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक, पॉलिसी लेवल, दे हैव टू बी एक्टिवली डू इट। पार्टी की तरफ से भी अभी आपको मैं कहूंगा कितने सारे हमारे पास पोस्टर्स और वो संगठन की तरफ से आए कि भाई आपको अपने अपने क्षेत्र में ये अभी, अब जैसे जी राम जी का आया, उसका चल रहा है कैंपेन, उसके पहले लेबर कोड का आया था, ये सब आया था कि इसको अपने क्षेत्र में लेके जाना है। तो इस सरकारी महकमे को भी एक्टिव करें, और उसको अगर आप स्टेट लेवल पे देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल योजना का 100% सैचुरेशन है, और वेस्ट बंगाल में 30-35% का ही है। तो इस तरह का फर्क, एक डिफरेंस गवर्नेंस के मॉडल में, गुड गवर्नेंस, पुश मॉडल, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, डेटा के साथ टारगेट लेके, बिल्कुल बैंक सेंस में हम थे बोर्ड पे, हर महीने मिनिस्ट्री की तरफ से आने लग गई थी कि भाई इस स्कीम में आपने कितने लोगों को बेनिफिट दिया, कितना लोन दिया, कितना ये सब किया। तो इस तरह से इस चीज को आगे लेके जाए। मेरा सवाल गोपाल जी से है। सर, अभी आपने भी चिंता जताई रिन्यूअल को लेके और रॉक को लेके कि कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है नियोक्ता द्वारा। पिछले 20 साल में अगर सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लॉ का हुआ, खुद सरकार भी कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 180 दिन तक, अगर 180 दिन से ज्यादा अगर वही समान काम करवाया जाता है जो स्थायी कर्मचारी से करवाया जाता है तो उसको स्थायी करना पड़ेगा। लेकिन इसका कहीं पालन नहीं हो रहा, और नियोक्ता द्वारा भी किया जा रहा है और सरकार खुद भी कर रही है। आपने भी कहा कि सरकार रख रही है। तो क्या कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं? अगर नहीं किए गए हैं तो क्या आप लोगों की ओर से और भारतीय मजदूर संघ की ओर से सरकार को इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सुझाव दिए जाएंगे या किए जाएंगे?
नहीं, बिल्कुल, ये तो मैंने इसीलिए एक सजेशन भी दिया है कि हम भी आज के प्लेटफॉर्म के माध्यम के थ्रू, आप राज्यपाल जी और अपना भारतीय मजदूर संघ की तरफ से भी जाएगा कि जो रिन्यूअल हो रहा है जिसमें ब्रेक इन सर्विस कर देते हैं वो, उस चीज को भी मल्टीपल रिन्यूअल्स ना हो, उसके बारे में यहाँ से मैं भी बोलूंगा, आप लोग भी इसको बोलेंगे कि ऐसे जो भी प्रावधान है उन चीजों को रोकना चाहिए। और अल्टीमेटली इसको फिक्स टर्म को लाने का प्रावधान भी यही था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर को दे देते थे और ज्यादा यानी 60% कंपनीज में एम्प्लॉइज सबलेट आउटलेट किए गए, बट एमएनसीज तो बहुत ही ज्यादा कर रही थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी था। तो वो जो डिफरेंशिएशन कर दिया था कि शेड्यूल्ड वर्कर्स को और अनशेड्यूल्ड को, वो भी हटा दिया है। तो चीजें हैं, लेकिन ये चीजें कुछ जो मिसयूज होंगी उन चीजों को और आगे लेके ध्यान में लेके उसको कंट्रोल करेंगे और बातचीत करेंगे। सरकार सुनती भी और आगे इम्प्रूव भी करती है। इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में अर्थव्यवस्था की मजबूती को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और बिजनेस कम्युनिटी सभी को पार्टनर इन डेवलपमेंट मानते हैं। तो ये नहीं है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस कम्युनिटी है, उन लोगों के इंटरेस्ट को कंप्लीटली डिसोन करके एक उसी तरह की एक व्यवस्था चलाई जाए जो वन साइडेड हो, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट होता नहीं है वन साइडेड उसका। मेरा भी प्रश्न है, गोपाल जी और कैलाश जी दोनों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। स्टार्टिंग में जब गोपाल जी बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात रखी थी कि जो ये नए 4 श्रम कोड आए हैं, ये संहिताएं आई हैं, तो अगर इनको भारतीय मजदूर संघ ने स्वीकृति दे दी है तो इन पर सवाल उठाए जाएं या इन पर आशंका करने का प्रश्न नहीं उठता। नहीं, पॉजिटिवली। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई पॉलिसी बनती है और अगर श्रमिकों के हित में वो पॉलिसी है सरकार के द्वारा, तो अगर भारतीय मजदूर संघ कह देगा कि ये पॉलिसी ठीक है तो क्या उसको ठीक मान लिया जाएगा? फिर भले ही 10 से अधिक संगठन उस पॉलिसी का विरोध करते रहें, या छात्रों के हित में अगर मैं इसी आधार पर कहूं कि कोई पॉलिसी छात्रों के हित में आती है तो क्या एबीवीपी की स्वीकृति की आवश्यकता होगी? आदिवासियों के हित में अगर कोई पॉलिसी आती है तो क्या वनवासी आश्रम से उसको स्वीकृति चाहिए होगी? इस प्रश्न को नकारात्मक रूप में न लिया जाए, क्योंकि जब तक आप उत्तर दें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भी उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसका आप करते हैं। आप बोलेंगे उससे पहले मैं, कैलाश जी बोलेंगे उससे पहले मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मजदूर संघ अप्रूव करेगा तभी पॉलिसी बनेगी। सभी संगठन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन कैलाश जी ने एक बात कही थी, आप देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा का क्या नारा है मजदूरों का। टेंगड़ी जी भी बहुत इस बात को बोलते थे, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। और भारतीय मजदूर संघ का नारा क्या है? देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे काम। ये जो सोच है ना, नेशनलिज्म फर्स्ट, ये संस्कार से आते हैं, ये पूरे कार्य करने की पद्धति से आते हैं। कोई पूरा जो व्यवस्था बनी हुई है, मैं तो सभी संगठनों में काम किए, संघ के बहुत सारे विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ के साथ सीधा काम नहीं किया, लेकिन जुड़ा हुआ था किसान संघ के साथ, स्वदेशी जागरण मंच के साथ, फिर विद्या भारती के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी। तो वो विचारधारा में नेशन फर्स्ट बार बार आपके घर में एक संस्कार है। भारत में जन्म लेते हैं तो ईश्वर की एग्जिस्टेंस में आप क्वेश्चन करते नहीं है। विदेशों में सर्वे जो ऑल पाथ लीड टू वन गॉड, डिफरेंट पाथ है ना, सर्वे विप्रा बहुधा वदंती, मतलब ये जो चीजें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस वातावरण में होते हैं, तो वो वातावरण है संगठन का, इसलिए हम उस चीज को ये कहते हैं। बट आप फिर आप देख रहे हैं मजदूर चारों 5 संगठनों को मिला लीजिए, लेबर यूनियन, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मजदूर संघ की उससे कई गुना ज्यादा है। तो फिर इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है डेमोक्रेसी में, उसकी तो वैल्यू रहेगी, उसको आप नकार नहीं सकते कि ये आइडियोलॉजी, ये इस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, इसलिए इनसे कोई बात नहीं की जाएगी। अभी बात एमएसएमई और कॉर्पोरेट की चल रही थी। एक एमएसएमई जो एक छोटे स्केल का व्यापारी होता है,
और हमारे जो आज की डेट में जीएसटी चल रही है, हमारी एक अपीलेट अथॉरिटी हुआ करती थी, वहां से रिमांड होके आ जाता था असेसिंग अफसर के पास। और चूंकि अब तो जीएसटी काउंसिल ही सब कुछ करती है और आप इस एक्सपोज पर्सन इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हमारे जितने वित्त मंत्री जाते हैं वहां पे कुछ बोलते नहीं है। अभी तक 2017 1 जुलाई 2017 से आज तक 26 आ गया, ट्रिब्यूनल नहीं काम कर रहा, न बन तो गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अच्छा, अपीलेट अथॉरिटी को पावर ही नहीं है रिमांड की। एमएसएमई का व्यापारी हाईकोर्ट नहीं जा सकता, कॉर्पोरेट तो चला जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। कम से कम एक एमएसएमई को बड़ा बेनिफिट मिलेगी इससे, क्योंकि हर आदमी हाईकोर्ट नहीं जा सकता, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। आज का वैसे विषय ये था नहीं नहीं तो हम तो संक्षिप्त में दे देता हूँ। देखिए 54 से ऊपर अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर हुए हैं और वो लोगों के फीडबैक के बेसिस पे ही हुए हैं। और अब इतना सिंप्लीफाई भी किया गया, जीएसटी नेक्स्ट जेन 2.0 लेके आए, तो सरकार सुनती है, लोगों के इम्प्लीमेंट करती है। और ट्राइब्यूनल बहुत आपका सही बात है, ट्राइब्यूनल लेकिन अब नोटिफाई हो गया है, अपॉइंट कर दिया है जीएसटी में, ट्राइब्यूनल कर दिया है, लेकिन अभी उस पर डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन ट्राइब्यूनल इंटरमीडिएटरी है। टॉकिंग अबाउट है, हमारा सिर्फ आपसे आपके माध्यम से ये कहना ये है केवल कि इंफॉर्मेशन है। जैसे जनरली प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, नोटिस आया, नोटिस ऑनलाइन पोर्टल पे आता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब जैसे आपने बताया ना, छोटे छोटे जो एम्प्लॉयर हैं वो अपना मेल नहीं देखते, आता भी नहीं है, इवन आता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो कहना यह है कि व्हेन दे कम टू नो about the notice or order, then dates will be started from that day. So my suggestion is this. You can give the suggestion. And ये जो इम्प्लीमेंटेशन के छोटे चीजें हैं ना, ये जीएसटी काउंसिल में नहीं। आपने जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, डीवेट के टाइम पे आपको याद होगा जब हम ओपन करते थे तो आता था यू हैव रिसीव्ड वन नोटिस, एक्नॉलेज इट एंड डाउनलोड इट। तो वो पॉइंट अगर जीएसटी में भी हो जाए तो ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। मेरा सिर्फ ये कहना है। एक्चुअली में सारे का वर्क जो है जीएसटी काउंसिल से होता है, स्टेट लेवल पे होता है, तो हम लोग अमेंडमेंट करा लेते हैं।